नोट्स इसलिए ज़्यादा हेल्पफुल हैं कि लास्ट मोमेंट पे आप बुक्स को रिवाइज करना मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट है। नोट्स ही एक ऐसा तरीका है जब आप एक सब्जेक्ट को 3 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे में इजीली रिवाइज कर सकते हो, और वो स्टेज दूर नहीं होगी जब आप मल्टीपल टाइम्स चीज़ों को पढ़ लोगे तो एक दिन में 2-3 सब्जेक्ट भी आराम से आप रिवाइज कर सकते हो। पार्ट 3 में आप नॉर्मली ये बोल सकते हो मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको बोला जाता है पार्ट 3 को, ठीक है, ये आपने बिल्कुल सीधा लिख दिया। अब क्या मुझे यहाँ पे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की नीड है? आंसर है नहीं दोस्त, ये आपको ही पढ़ना है, आप बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हो, लेकिन ये गलती मत करना कि आपकी शॉर्ट फॉर्म आपको ही समझ में ना आए, ऐसी मिस्टेक आपसे नहीं होनी चाहिए। दूसरा, सिंपल लिख दिया आर्टिकल 12 to 35, ये मैं पूरा सेंटेंस भी लिख सकता था, लेकिन उसकी नीड ही क्या है? बिल्कुल जो आंखों को दिखे और आंखें उठा ले, दिमाग उठा ले, बस ऐसे नोट्स होने चाहिए। आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन है, आपने लिख दिया आर्टिकल 12 स्टेट डेफिनेशन, पूरी लाइन लिखने की कोई नीड नहीं। नेक्स्ट आगे स्टेट की डेफिनेशन में कौन कौन आता है? पार्लियामेंट आती है, स्टेट लेजिस्लेचर आता है, एसएल करके लिख दिया, हाँ मैं समझ लूंगा कि स्टेट लेजिस्लेचर है ये। गवर्नमेंट्स आती है, जीओ भी लिख दिया। पूरा गवर्नमेंट क्यों लिखना है मुझे? अगर आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स का इशू है देन यू शुड राइट द कंप्लीट वर्ड। जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू एवीकेएस एकेडमी। मैं नवीन शोगंद एक बार फिर से स्वागत करता हूं एवीकेएस के इस प्लेटफॉर्म पे, एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस हाउ टू मेक द नोट्स फॉर द सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम। स्टूडेंट्स के अक्सर डाउट रहते हैं कि क्या मुझे ट्रेडिशनली नोट्स बनाने चाहिए या डिजिटली नोट्स बनाने चाहिए, पेपर 1 के नोट्स अलग से बनाने हैं या पेपर 2 के साथ बनाने हैं, और वो नोट्स बनाने कैसे हैं। ये सारे डाउट्स आज क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे दिल्ली में भी ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहे हैं। अगर आप उसमें एनरोल करना चाहते हैं तो गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ऑनलाइन बैचेज आर आल्सो अवेलेबल। इफ यू नीड ए प्रॉपर गाइडेंस फ्रॉम ए डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म देन यू कैन कॉल ऑन द गिवन नंबर। अब अगर बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो इसमें आपका रिटर्न एग्जाम में 2 पेपर आते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 आपका ऑब्जेक्टिव टाइप, पेपर 2 आपका सब्जेक्टिव टाइप, एंड देन पर्सनैलिटी टेस्ट। इसके दौरान आपको नोट्स बनाने होते हैं, मतलब ये 3 चीज़ों के लिए आपको नोट्स बनाने हैं। क्या पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए भी नोट्स बनते हैं? जी हाँ दोस्त, पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए भी नोट्स बनते हैं। कैसे बनते हैं वो पर्सनैलिटी टाइम, वो एक अलग से वीडियो बनेगी कि उसमें कौन कौन से एंगल्स कवर होने चाहिए। जो 4 मेंबर्स होते हैं इंटरव्यू में आपके पैनल में, उनके अलग अलग क्या डायमेंशंस है, उसके बिहाफ पे आपके नोट्स तैयार होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे रिटर्न एग्जाम के बारे में, जो कि पेपर 1 और पेपर 2 की बात करेंगे टोटली। तो चलिए, अभी आपको ये तो पता ही है कि पेपर 1 एंड पेपर 2 सेम डे होंगे। दोनों की प्रिपरेशन, अगर आप सोचते हैं कि दोनों की पहले 6 महीने में पेपर 1 की प्रिपरेशन कर लूंगा, देन लास्ट के 6 मंथ्स पेपर 2 की प्रिपरेशन कर लूंगा, मीन्स यू आर फॉलोइंग द रॉन्ग पाथ। बोथ आर इंटीग्रेटेड, दोनों की सिनर्जेटिक एक्शन है। एक सब्जेक्ट मीन्स पेपर 1 की नॉलेज को ही इंप्लीमेंट करना पेपर 2 में, वही एक आर्ट है, वो आपको सीखनी है। अब बात करते हैं नोट्स के टाइप की। नोट्स जनरली 2 टाइप के होते हैं, ट्रेडिशनल नोट्स एंड डिजिटल नोट्स। दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं। ट्रेडिशनल नोट्स की अगर मैं बात करूं, आप अपने हाथ से खुद लिखते हैं, अपनी नोटबुक में लिखते हैं, लिखते वक्त भी आपकी रिटेंशन पावर स्ट्रॉन्ग होगी, चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से याद हो पाएंगी। डिजिटल नोट्स का थोड़ा टाइम सेवर होते हैं कि टाइम आपका बचा लेंगे। आप डिजिटली सर्च करके कुछ पर्टिकुलर वर्ड, टॉपिक ईजिली सर्च कर पाएंगे। लेकिन ट्रेडिशनल नोट्स भी आपने अगर अच्छे से बनाए हैं तो उसमें भी सर्च करने वाला ऐसा कोई सच इशू नहीं है, आप इजीली उसमें भी सर्च कर लेंगे। कंडीशन यही है कि वो नोट्स आपने बनाए हों। दूसरों के नोट्स पढ़ना मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। आप अपने हाथ से नोट्स बनाइए और ट्रेडिशनल नोट्स बनाइए। उसके पीछे लॉजिक ये है कि आपका एग्ज़ाम का नेचर भी ऑफलाइन है। आप बहुत सारे कीवर्ड्स खुद अपने हाथ से लिखेंगे तो आपको पता लगेगा कि मैं कौन सी स्पेलिंग सही लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ, कहीं कुछ मैं सेंटेंस फॉर्मेशन में मुझे कोई इशू तो नहीं आ रहा। और चीज़ों को जब आप बड़े लेवल पे पढ़ेंगे, उसको छोटा करके लिख पाएंगे, इससे आपके पेपर 2 की एस्से राइटिंग की, आर्गुमेंट राइटिंग की, रिपोर्ट राइटिंग की आर्ट डेवलप होगी। तो ये डाउट तो आपका क्लियर हो गया होगा कि मुझे ट्रेडिशनल नोट्स बनाने चाहिए या डिजिटल नोट्स बनाने चाहिए। अब नोट्स बनाने की भी अलग अलग स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज, आपको एक्टिवली रीडिंग करनी है। कोई भी आप पर्टिकुलर बुक पढ़ रहे हैं तो उसको आपको पहले पढ़ना है। ऐसा नहीं मिस्टेक कर देनी है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि वो एक बुक को अपनी नोटबुक में एज इट इज छाप रहे होते हैं, एज इट इज कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं, और वी कैन से रीराइट कर रहे होते हैं एज इट इज सारा कंटेंट। ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। इससे ना तो आपकी रिटेंशन होगी, उल्टा आप ना तो नोट्स को रिवाइज कर पाओगे लास्ट मोमेंट में। नोट्स इसलिए ज़्यादा हेल्पफुल हैं कि लास्ट मोमेंट पे आप बुक्स को रिवाइज करना मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट है। नोट्स ही एक ऐसा तरीका है जब आप एक सब्जेक्ट को 3 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे में इजीली रिवाइज कर सकते हो,
और वो स्टेज दूर नहीं होगी जब आप मल्टीपल टाइम्स चीज़ों को पढ़ लोगे तो एक दिन में 2-3 सब्जेक्ट भी आराम से आप रिवाइज कर सकते हो। पहली स्टेज क्या है नोट्स बनाने की? पहले आप कंटेंट को पढ़िए, फिर उसको समराइज करके देन नोट्स बनाइए। ऐसा नहीं कि एज इट इज जो पैराग्राफ उसमें लिखा एज इट इज आपने पैराग्राफ लिख दिया। वो सारी वीडियोस आपने देखी होंगी, तो आपको तरीके तो बता देते हैं लेकिन एग्जैक्ट नोट्स कैसे होते हैं वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा एग्जाम्पल की सहायता से। चीज़ों को आपको समराइज करना है, कीवर्ड्स पे आपको फोकस करना है, उस पैराग्राफ का एसेंस क्या निकल रहा है, क्रक्स क्या निकल रहा है, वही आप अपने नोट्स में लिखिए। हो सकता है इनिशियल स्टेज में आपको ऐसा लग रहा हो कि मुझे सारी चीज़ें लिख देनी चाहिए, मैं भूल जाऊंगा। ऐसा नहीं है दोस्त, जब आप मल्टीपल टाइम्स चीज़ों को पढ़ेंगे ऑटोमेटिक वो आपके दिमाग के अंदर फिट हो जाएंगी। तो केवल जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो क्रक्स है पूरे पैराग्राफ का, आपको वही अपने नोट्स में लिखना चाहिए। और वो कैसे लिखना चाहिए वो मैं अभी बताऊंगा। नोट्स का सबसे बड़ा फायदा है रिवीजन। आपको मल्टीपल टाइम्स चीज़ों को रिवाइज करना है। सपोज आपने आज एक चैप्टर के नोट्स बनाए, डे 2 को सेकंड चैप्टर के नोट्स बनाए, लेकिन सेकंड चैप्टर के नोट्स बनाने से पहले आपने जो डे 1 के चैप्टर के नोट्स बनाए हैं उनको आपको रिवाइज करना कंपलसरी है, ताकि आपको आइडिया आ जाए कि आप अपने नोट्स समझ पा भी रहे हैं या नहीं पा रहे, बस एज इट इज़ लिख पा रहे हैं। और इसी के लिए हम डूज एंड डोंट्स का मैं आपको बताता हूँ कि आपके नोट्स बनाते वक्त आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़, आपके नोट्स शॉर्ट्स बिल्कुल शॉर्ट होने चाहिए और क्रिस्प होने चाहिए, कि आप ऐसा नहीं कि एज इट इज़ 1000 पेज की किताब है और आपके नोट्स 600 पेज के बन रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है। वो 130-150 पेजेस में बन जाने चाहिए या उससे भी कम, उसी को नोट्स कहते हैं। पेपर 1 पेपर 2 का विद टाइम आप पढ़ते टाइम आप ये खुद आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल कि ये पेपर 2 का भी टॉपिक है, सपोज यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये आर्टिकल 44 डीपीएसपी के आर्टिकल 44 में मेंशन है, जो कि पार्ट 4 में मेंशन है। आप पॉलिटी के नोट्स बना रहे होंगे, लेकिन आपको ये आइडिया भी आ जाना चाहिए कि ये पेपर 2 का भी टॉपिक है। वो आइडिया कहाँ से आएगा? जब आप पीवाईक्यूज की हेल्प लेते रहेंगे टाइम टू टाइम, मीन्स रेगुलर बेसिस पे आपको पीवाईक्यूज देखते रहने हैं। बुक्स की भी मैं, अगर आपको अलग से वीडियो चाहिए, कुछ किसी और टॉपिक पे चाहिए, मैं आपको आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम वीडियो लेके आएंगे। स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, सोचते हैं लक्ष्मीकांत सीएपीएफ एग्जाम के लिए बनी है, महेश बनवाल सीएपीएफ एग्जाम के लिए बनी है। दोस्त ऐसा नहीं है, दीज आर द नोट्स फॉर द यूपीएससी सिविल सर्विसेज। यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन सा आपके एग्जाम के लिए बना है, कौन सा पॉइंट आपके पेपर 2 में यूज हो सकता है। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड पेपर 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। सेम आप वहीं पे कुछ की पॉइंट्स लिख सकते हैं यूसीसी के। योर नोट्स शुड बी ऑर्गेनिक इन नेचर। ऑर्गेनिक इन द नेचर की मीन्स थोड़ा सा स्पेस उसमें लेफ्ट होना चाहिए। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एन ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट, वो टाइम टू टाइम इवॉल्व होता है, उसमें चेंजेस होते हैं। ऐसे ही आपके नोट्स में टाइम टू टाइम चीज़ें ऐड होंगी, तो उसके लिए स्पेस होना चाहिए। आप पेज चिपका सकते हैं, आपकी मर्जी। आप अपनी नोटबुक पे बना सकते हैं, A4 शीट पे बना सकते हैं, बस A4 शीट को संभालना आपकी जिम्मेदारी है। नोट्स ऑर्गेनिक ही होंगे क्योंकि टेस्ट सीरीज से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्ट्स, डेट्स, ये सब ऐड हो जाएंगी। माइंड मैप्स आप बना सकते हैं और बनाने भी चाहिए, लेकिन इन सब बातों का एक ही क्रक्स निकलता है कि आपको इजी टू रिवाइज। आपको रिवाइज करते वक्त आपके नोट्स समझ में आने चाहिए। क्या गलतियां नहीं करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, बहुत लेंथी नोट्स बना लेते हैं, चीज़ों को रिवाइज नहीं कर पाते हैं, तो उसके कारण बाद में गिल्ट होता है कि मैंने इतने टाइम देके इतने नोट्स बनाए और मैं ही रिवाइज नहीं कर पा रहा हूँ। रिवीजन प्रॉपर नहीं हो पाती तो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता तो जो मेन एजेंडा है, एजेंडा नोट्स बनाना नहीं है, नोट्स सेल करना नहीं है, एजेंडा क्या है? एग्जाम क्रैक करना। नेवर फॉरगेट दिस, आपका एजेंडा एग्जाम क्रैक करना है, आपका गोल एग्जाम क्रैक करना है। आप कोई नोट्स बेचने के लिए नहीं बना रहे हैं कि बहुत सुंदर सुंदर मुझे उसमें लिखना है और उसको मार्केट में बेचना है। नहीं, ये गलती नहीं करनी है। आप नोट्स इसलिए बना रहे हैं ताकि आप चीज़ों को रिवाइज कर सकें और रिवीजन में आपका टाइम बच जाए और आपके दिमाग में वो चीज़ें फिट हो जाए। तो डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड नहीं होने चाहिए और बहुत ओवरलोडिंग नहीं होनी चाहिए नोट्स में कि सब कुछ इकट्ठा डाल दिया, एज इट इज़ किताब छाप दी, अब नीचे आपने अपना नाम लिख दिया कि मैं ही ऑथर हूँ। एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। जैसे आप अगर पार्ट 3 के नोट्स बनाना स्टार्ट करते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट्स की मैं बात करूं तो पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स से डील करता है, आर्टिकल 12 to 35। पार्ट 3 में आप नॉर्मली ये बोल सकते हो मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको बोला जाता है पार्ट 3 को। ठीक है, ये आपने बिल्कुल सीधा लिख दिया। अब क्या मुझे यहाँ पे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की नीड है? आंसर है नहीं दोस्त, ये आपको ही पढ़ना है। आप बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हो।
लेकिन ये गलती मत करना कि आपकी शॉर्ट फॉर्म आपको ही समझ में ना आए, ऐसी मिस्टेक आपसे नहीं होनी चाहिए। दूसरा सिंपल लिख दिया आर्टिकल 12 to 35, ये मैं पूरा सेंटेंस भी लिख सकता था, लेकिन उसकी नीड ही क्या है, बिल्कुल जो आंखों को दिखे और आंखें उठा ले, दिमाग उठा ले, बस ऐसे नोट्स होने चाहिए। आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन है, आपने लिख दिया आर्टिकल 12 स्टेट डेफिनेशन, पूरी लाइन लिखने की कोई नीड नहीं। नेक्स्ट आगे स्टेट की डेफिनेशन में कौन कौन आता है, पार्लियामेंट आते है, स्टेट लेजिस्लेचर आता है, एसएल करके लिख दिया, हाँ मैं समझ लूंगा कि स्टेट लेजिस्लेचर है ये। गवर्नमेंट्स आती है, जीओ भी लिख दिया। पूरा गवर्नमेंट क्यों लिखना है मुझे, अगर आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स का इशू है देन यू शुड राइट द कंप्लीट वर्ड गवर्नमेंट, नहीं उसके लिए आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक वो चीज़ें हो जाएंगी। लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटीज, स्टैट्यूटरी बॉडी या ऐसी अदर अथॉरिटीज जिनको सुप्रीम कोर्ट ने बोला हो, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। क्या नहीं आता, प्राइवेट नहीं आता। क्या मैं ये एज इट इज पूरी लाइन लिखूं कि प्राइवेट बॉडीज आर नॉट इंक्लूडेड अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट इन आर्टिकल 12, ऐसी कोई जरूरत नहीं, सीधा सिंबल मारा, प्राइवेट लिखा, काटा लगा दिया, प्राइवेट बॉडी नहीं है। बेस्ट एग्जांपल आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 बहुत भारी डेफिनेशन बोलता है। आर्टिकल 13 बोलता है कि ऑल लॉज दैट आर इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स शैल बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड, या उस लॉ का कोई भी ऐसा पार्ट जो फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर रहा हो वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा। बहुत भारी डेफिनेशन हो गई। किताब में या आप जिस टीचर से पढ़ रहे हैं वहां से आपको इसका क्रक्स समझना है, आर्टिकल 13 बोल क्या रहा है। आर्टिकल 13 बस इतनी सी बात बोल रहा है, कोई भी ऐसा लॉ जो फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर रहा है वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा, या उस लॉ का कोई भी पार्ट। अब इस लॉ की डेफिनेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं ये आपको पता होनी चाहिए कि क्या ऑर्डिनरी लॉज आते हैं जो पार्लियामेंट बनाती है, स्टेट लेजिस्लेचर बनाता है, आंसर है यस। क्या कोई ऑर्डिनेंस आता है जो प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 123 या गवर्नर अंडर आर्टिकल 213 लेके आ सकते हैं, आंसर है यस। क्या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आता है, आंसर है यस। क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसके अंडर आता है, तो इस पे अपने आप में पूरी एक डिबेट चली। उस डिबेट को हमने सिर्फ 3-4 लाइन में समराइज कर दिया, और आप अपनी स्टैंडर्ड बुक्स देखेंगे तो उसमें कम से कम 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, उन 4 पेजों को 4 लाइनों में लिखा जा सकता है। जैसे केसेस की स्टोरी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, केसेस का क्रक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। शंकरी प्रसाद केस हुआ, उसमें यह बोला गया कि इस लॉ की डेफिनेशन में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं आता। उसमें बोला गया कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करना चाहें तो कर सकती है। तो आपने नोट्स कैसे बनाने हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में लॉ के बराबर नहीं है, मतलब लॉ की डेफिनेशन में नहीं आता, ये क्रक्स है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इसको समझ लोगे। मीन्स फंडामेंटल राइट्स आप पूरा क्यों लिख रहे हो, FRS, बस फंडामेंटल राइट्स मैं समझ लूंगा। फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट हो सकता है, आंसर है यस। कौन कर सकती है, पार्लियामेंट। आपको लिखना है तो लिख लो, मुझे याद था तो मैंने नहीं लिखा। सेम उसके बाद गोलकनाथ केस हुआ। गोलकनाथ केस में ऑनरेबल जुडिशरी ने जो प्रीवियस अपने डिसीजन को ओवररूल कर दिया और बोला इस लॉ की डेफिनेशन में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी आता है। तो अब जहाँ यहाँ पे आपने काटा लगाया था, काटा ना लगा के बराबर कर दो, हाँ आता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है फंडामेंटल राइट्स आर द एब्सोल्यूट इन नेचर एंड फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं किया जा सकता पार्लियामेंट द्वारा भी। तो ये क्रक्स आपने पूरा लिख लिया, लेकिन क्या बात यहीं पे खत्म होगी, नहीं। देन हुआ 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971। पार्लियामेंट ने आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 को ही अमेंड कर दिया और उसमें प्रॉपर लिख दिया कि लॉ की डेफिनेशन में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं आता जो एज पर आर्टिकल 368 होता है। फिर इस पे फिर से केस हो गया और केस का नाम है केशवानंद भारती केस। पूरा नाम क्यों लिखना है आपको, आपको जब पता है, आपने बुक में पढ़ लिया केशवानंद भारती, आप अपनी शॉर्ट फॉर्म में लिखिए। केशवानंद भारती केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि जो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में बोला गया था वो बिल्कुल ठीक था और फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करना चाहे पार्लियामेंट तो कर सकती है, मीनवाइल बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकती। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन कहां से निकल के आई, केशवानंद भारती केस से। बस सीधा लिख दिया बेसिक स्ट्रक्चर अमेंडमेंट नहीं हो सकता। फंडामेंटल राइट्स अमेंड हो सकते हैं, आंसर है यस। बस हो गया, ये 4 लाइनों में आपके नोट्स तैयार हो गए। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।